नंबर 2 देखिएगा, क्वेश्चन नंबर 2 इसमें है द मास ऑफ द अर्थ इज 6 into 10 की पावर 24 किलोग्राम। Mass of the earth is 6 into 10 की पावर 24 6 into 10 की पावर 24 किलोग्राम and that of the moon is the mass of the earth is 6 into 10 की पावर 24 किलोग्राम and that of the moon is 7.4 into 10 की पावर 22 किलोग्राम 7.4 into 10 की power 22 kilogram. If the distance between the earth and the moon be 3.84 into 10 की power 5 किलोमीटर 3.84 into 10 की power 5 किलोमीटर। Calculate the force exerted by the earth calculate the force exerted by the earth on the moon. Force exerted by the earth on the moon. ये आपको कैलकुलेट करना है और इसमें दे रखा है ब्रैकेट में लिखा हुआ है 6.7 कैपिटल G इज इक्वल टू 6.7 into 10 की पावर -11 न्यूटन मीटर स्क्वायर पर किलोग्राम स्क्वायर न्यूटन मीटर स्क्वायर पर किलोग्राम स्क्वायर। ये वैल्यूज़ दे रखी है, ठीक है। तो अब आप ये देखिएगा यहाँ पर जो दो बॉडीज़ दे रखी हैं वो क्या क्या है, एक बॉडी है अर्थ और एक बॉडी है मून। तो दो अलग अलग बॉडीज़ दे रखी हैं, तो हम क्या करेंगे आप ये देखिएगा। इसमें आपने यहाँ पर बना लिया अर्थ, ऐसे ही यहाँ पर आपने बना लिया मून, अर्थ और मून। द मास ऑफ द अर्थ इज 6 into 10 की पावर 24 किलोग्राम। तो ये जो अर्थ है, अर्थ के मास को अपन बोल दो 6 into 10 की पावर 24 किलोग्राम। और जो मून है, मून का मास दे रखा है 7.4, तो इसको M2 बोल दो 7.4 into 10 की पावर 22 किलोग्राम। तो M1 हो गया और M2 हो गया। उसके बाद देखिए इफ द डिस्टेंस बिटवीन द अर्थ एंड द मून डी, इतना अर्थ और मून के बीच का डिस्टेंस इतना है। तो जो भी डिस्टेंस होता है ना, वो कोई भी दो बॉडीज़ हैं उनके सेंटर के बीच का डिस्टेंस होता है। तो अगर मान लीजिए अर्थ का सेंटर ये है और मून का सेंटर ये है, तो उन दोनों के बीच का जो ये डिस्टेंस है इसको हम स्मॉल आर बोल देंगे। और ये कितना दे रखा है 3.84 into 10 की पावर 5 किलोमीटर। ये दे रखा है 3.84 into 10 की पावर 5 किलोमीटर। तो ये सब दे रखा है और कैपिटल जी की वैल्यू भी दे रखी है। तो हम ये करेंगे बाई therefore by universal law of gravitation therefore by universal law of gravitation force exerted by
by universal law of gravitation, force exerted by Earth on Moon F is equal to G m1 m2 upon r square. तो G कितना है 6.7 into 10 की पावर -11 मल्टीप्लाई बाई m1 m2 कितना हो गया? देखिए m1 है 6 into 10 की पावर 24 6.7 into 10 की पावर -11 ये तो G हो गया। m1 है 6 into 10 की पावर 24 और m2 यानी कि मास ऑफ मून दूसरी बॉडी में, एक बॉडी का मास m1 ले लिया, दूसरी बॉडी का मास m2 ले लिया। ये है 7.4 into 10 की पावर 22 7.4 into 10 की पावर 22 और अपॉन में है बेटा r का स्क्वायर। तो जो डिस्टेंस है वो डिस्टेंस हमको किलोमीटर में दे रखा है, तो उसको हमें क्या करना होता है मीटर में कन्वर्ट। तो किलोमीटर में है 10 की पावर 5, जब मीटर में कन्वर्ट करेंगे तो इसको 1000 यानी कि 10 की पावर 3 से और मल्टीप्लाई कर देंगे। किलोमीटर को मीटर में कन्वर्ट करने का क्या तरीका है, तो उसको 1000 से और मल्टीप्लाई कर देते हैं। तो ये हो गया 3.84 into 10 की पावर 5 into 10 की पावर 5 into 10 की पावर 3 का स्क्वायर, ये हो गया। ठीक है, अब देखिएगा आगे क्या करना है। 6.7 into 10 की पावर -11 मल्टीप्लाइड बाई 6 और 7.4 को मल्टीप्लाई कर दो, तो 6 4 24, 2 कैरी 6 7 42 और 2 44.4। जब बेस सेम होते हैं और मल्टीप्लिकेशन हो रहा होता है तो पावर ऐड हो जाती है, तो 24 + 22 कितना हो जाएगा बताओ? 46। 10 की पावर 46 होते हैं पूरे का डिनोमिनेटर। भाई सब मल्टीप्लाई का हो रहा है, सब मल्टीप्लाई में है, तो इसका डिनोमिनेटर इसका डिनोमिनेटर भी होगा। ठीक है, तो 3.84 का स्क्वायर देखिए साइड में सॉल्व 3.84 into 3.84 4 4 16 1 कैरी 4 8 32 और 1 33 3 कैरी 4 3 12 और 3 15 1 5 3 6 फिर 8 से मल्टीप्लाई करेंगे 8 4 32 3 कैरी 8 8 64 और 3 67 6 कैरी 8 3 24 और 6 30 ये हो गया। डबल क्रॉस लगाइए 3 4 12 1 कैरी 3 8 24 और 1 25 2 कैरी 3 3 9 और 2 11 6 हो गया 3 + 2 5 हो गया 5 + 7 12 12 + 2 14 1 कैरी 1 + 1 2 2 और 5 7 3 और 1 4 और ये 1। तो पॉइंट के बाद 2 डिजिट इधर 2 डिजिट इधर, यानी कि पॉइंट के बाद टोटल 4 डिजिट्स हैं। तो राइट से 4 डिजिट्स काउंट कर लो 1 2 3 4 14.7456 और डिनोमिनेटर में आ गया 14.7456। इसको मैं अप्रॉक्सीमेट करके 14.75 लिख देता हूँ। 14.75 मल्टीप्लाइड बाई 10 की पावर 5 into 10 की पावर 3 कितना हो जाएगा? 10 की पावर 8। ठीक है, और उसका भी स्क्वायर हो रहा है तो 10 की पावर 16 पावर की पावर मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो 10 की पावर 16 हो गया। उसके बाद 6.7 में 44.4 को मल्टीप्लाई कर दो 44.4 मल्टीप्लाई बाई 6.7 मल्टीप्लाई करिए तो 7 4 28 2 कैरी 7 4 28 और 2 30 3 कैरी 7 4 28 28 और 3 31। ठीक है, क्रॉस लगाइए 6 4 24 2 कैरी 6 4 24 और 2 34 और 2 26 फिर से 2 कैरी 6 4 24 और 2 26। ठीक है, अच्छा 8 0 और 4 4 1 + 6 7 3 + 6 9 2 9 7 4 8। तो न्यूमरेटर में आ गया 2 9। अच्छा कितना पॉइंट के बाद 2 डिजिट्स हैं 297.48 तो देखो 297.48 और जब बेस सेम है तो पावर एडअप हो जाएगी -11 + 46 46 में से 11 सब्ट्रैक्ट करें कितना 35 तो 10 की पावर 35 अपॉन 14.75 into 10 की पावर 16 हो गया।
उसके बाद देखिएगा क्या करना है। ये मिटा रहा हूँ इधर से बीच का पोर्शन। तो 297.48, तो पॉइंट के बाद 2 डिजिट है, इधर भी पॉइंट के बाद 2 डिजिट है, तो पॉइंट से पॉइंट ऐसे उड़ जाता है, पॉइंट से पॉइंट कैंसिल आउट हो जाता है अगर पॉइंट के बाद सेम डिजिट्स होती हैं न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर के। तो मेरे पास बचा 29748 और नीचे बचा 1475। 1475 से 29748 को डिवाइड कर दो, तो 29748 इसको डिवाइड करो 1475 से, 1475 से डिवाइड करो। तो अगर आप ये शुरुआत के 2 टर्म्स भी लेकर चलते हैं, 4 टर्म्स भी लेकर चलते हैं, तो 1475 को 2 से अगर मल्टीप्लाई करें, 2 5 10, 1 कैरी, 2 7 14 और 1 15, 1 कैरी, 2 4 8 और 1 9, 2 1 2, 2950, ये कितना है 2974। तो 1475 2 2950, सब्ट्रैक्ट करेंगे क्या आ जाएगा 24। इधर एक नंबर उतारा तो कितना आ गया 8, ठीक है 8 आ गया, तो ये तो डिवाइड होगा नहीं क्योंकि ये तो इससे छोटा नंबर है, तो फिर इधर 0 लगा दो, पॉइंट लगाओ, इधर भी पॉइंट लगा कर 0, 1 0 उतारा, 2480 14 1475, सब्ट्रैक्ट करिए 10 - 5 कितना हो गया 5, इधर क्या बचा 7, 7 - 7 कितना हो गया 0, 4 - 4 कितना हो गया 0 और 2 - 1 कितना हो गया 1005। तो 10050 ये आ गया। अब इसको आप करें मल्टीप्लाई 1475 को 8 से करके देखो, 8 5 44 कैरी, 8 7 56 और 4 60, 6 कैरी, 8 4 32 और 6 38, 3 कैरी, 8 1 8 और 3 11, 11,800 तो 10,050 है। तो 1475 को फिर 7 से करो, 7 5 35, 3 कैरी, 7 7 49 और 3 52, 5 कैरी, 7 4 28 और 5 33, 3 कैरी, 7 7 और 3 10,325। तो ये लगभग इसके आसपास ही है। हमें वैसे भी 2 डेसिमल प्लेस तक लेना होता है, तो 7 सा करना होता है। तो कुल मिलाकर हाँ तो इससे थोड़ा सा बड़ा रहा है, लेकिन हमें अप्रॉक्सीमेट करके 20.17 ले लिया। तो इससे ये कट गया, तो ये वैल्यू होगी 20.17, 20.17। और जब ये 16 ऊपर चला जाएगा तो 10 की पावर 35 - 16 हो जाएगा, कितना हो गया 90। तो 20.17 इंटू 10 की पावर 19 क्या न्यूटन, क्योंकि ये अर्थ और मून के बीच में फोर्स कितनी एक्सर्ट हो रही है एज पर न्यूटन्स यूनिवर्सल लॉ ऑफ ग्रेविटेशन, ये आपका न्यूटन में आएगा क्योंकि फोर्स है ना, तो फोर्सेस ऑलवेज इन न्यूटन। 10,050 कैसे है? ये वाला Yes, sir. ये ऐसे आया कि 10 - 5 5, 8 - 7 10 - 5 5, फिर अब यहाँ से 8 कैरी लिया था तो ये 7 बचा, 7 - 7 0, 4 - 4 0, 2 - 1 1 1005। ये तो मतलब 1475 से डिवाइड होगा नहीं, तो इसके बाद एक नंबर और उतारते हैं, तो यहाँ एक और 0 लिया वो उतार दिया, तो ये 10,050 बन गया। समझ गए? ठीक है, आगे चलते हैं। तो ये बिल्कुल ठीक है, आंसर मैंने देख लिया, बिल्कुल सही है। चलिए जी, उसके बाद आगे वैसे सिलेबस में नहीं है पर तुम बता रहे हो केपलर लॉ, तो कर लेते हैं। 3 लॉज हैं, कर लेते हैं। हेडिंग डालिएगा केपलर्स लॉ,
Kepler's laws of planetary motion. Kepler's laws of planetary motion. Kepler's laws of planetary motion. Kepler's laws of planetary motion में केपलर ने प्लानिटरी मोशन के 3 लॉज दिए थे। तो केपलर ने सबसे पहले तो देखिए ये बताया था कि जैसे हम जो नॉर्मली जो हम पढ़ते हैं ना सोलर सिस्टम, तो सोलर सिस्टम में हम ये देखते हैं कि सन बीच में है और सन के चारों तरफ जो है सर्कुलर ऑर्बिट्स में जो प्लैनेट्स हैं वो रिवॉल्व कर रहे हैं, ठीक है, वो रिवॉल्व कर रहे हैं, वो अपनी एक्सिस के अबाउट भी गोल 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 घूमते रहते हैं, ऐसे 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 घूमते हुए गोल गोल घूमते हैं, ऐसे 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 ऐसे, समझ गए? अपनी एक्सिस के अबाउट तो गोल गोल घूमते ही रहते हैं और ऐसे घूमते हुए सन के चारों तरफ पूरा ऐसे चक्कर लगाते हैं घूमते हुए, ठीक है। तो ये हमने देखा था, ये आप बचपन से भी पढ़ते आए हैं, शायद ज्योग्राफी में भी पढ़ा होगा सोलर सिस्टम में। केपलर ने ये कहा कि जो ऑर्बिट्स होते हैं वो सर्कुलर नहीं होते, वो एलिप्टिकल होते हैं। एलिप्टिकल का मतलब जो एग की शेप होती है, एग की शेप के होते हैं। तो देखिएगा, पहला लिखेंगे केपलर्स फर्स्ट लॉ स्टेट्स दैट Kepler's first law states that Kepler's first law states that the planets move in elliptical orbits move in elliptical orbits around the sun. The planets move in elliptical orbits around the sun. If the sun at one of the two foci the sun at one of the two foci of the elliptical orbit. One of the two foci of the elliptical orbit. अच्छा, ऐसा होता है कि जैसे मान लीजिए हम किसी भी स्फीयर की बात करें, किसी स्फीयर की बात करें, बॉल की बात कर रहे हैं, सॉलिड बॉल है, सॉलिड बॉल को सेंटर से पकड़ लिया हमने। सेंटर से पकड़ना हालांकि मुश्किल होता है। तो आप सोचिए कि आपने एक बारीक सा होल किया जो उसके सेंटर तक जा रहा है, एक बॉल के, सॉलिड बॉल है, जैसे लेदर की बॉल होती है जिससे क्रिकेट खेलते हैं, तो आपने उसमें एक होल करा जो कि उसके सेंटर तक जा रहा है और सेंटर तक है बस वो होल, आर पार नहीं निकल रहा। तो आपने सेंटर तक उसको फिक्स कर दिया। आप फिक्स करने के बाद में आप बॉल को ऐसे, उसको जो भी आपने उसमें वो नीडल लगाई है लंबी सी, उसको आप ऐसे फिक्स कर देंगे तो बॉल ना तो इधर गिरेगी ना उधर गिरेगी। क्यों? क्योंकि आपने उसका जो सेंट्रल पॉइंट है जिसको फोकस बोल देते हैं, आपने वहाँ पर स्ट्राइक कर रखा है, वहाँ से उस बॉल को पकड़ रखा है। इसी तरीके से अगर हम एग की बात करते हैं तो एग को किसी एक कोने से पकड़ो, दूसरे कोने से पकड़ो, बीच से पकड़ो, कैसे भी पकड़ो फिसल ही जाएगा। तो हम ये कहते हैं कि एग के केस में, यानी कि एलिप्टिकल फिगर जो होती है, एलिप्टिकल फिगर, उसके केस में दो फोकस होते हैं।
अगर उसको दो फोकस से पकड़ लिया जाए, बराबर डिस्टेंस से लेफ्ट और राइट से पकड़ लिया जाए स्ट्रांगली, फिर वो फिसलेगा नहीं। ऐसे 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 कितने मूव करो फिर वो फिसलेगा नहीं, गिरेगा नहीं, फिक्स रहेगा। तो उसी को हम फोकस बोल देते हैं। तो आप ये देखिएगा कि एक डायग्राम बनाएंगे और यहाँ पर हम बनाएंगे सन, इधर लिखो F1, इधर लिखो F2, ठीक है। तो ये कहलाता है, एक्ट की शेप बना दी मैंने, इसको बोलते हैं एलिप्टिकल शेप। तो यहाँ पर हमने ये कहा कि प्लैनेट तो यहाँ रिवॉल्व करता रहेगा, ये तो हो गया प्लैनेट। प्लैनेट तो यहाँ रिवॉल्व करता रहेगा और यहाँ पर ये है सन। तो केपलर के फर्स्ट लॉ में ये बताया गया कि जो प्लैनेट्स हैं वो एलिप्टिकल ऑर्बिट्स में रिवॉल्व करते रहेंगे, और सन या तो ये F1 का मतलब हम कहते हैं ना कि जैसे कोई भी स्फीयर है या कोई भी सर्कल है तो उसका एक सेंटर होता है ना। तो ऐसे ही जब हम एलिप्स की बात करेंगे तो एलिप्स के दो सेंटर होते हैं, उनको हम फोकस बोल देते हैं, समझ गए? उनको हम फोकस बोल देते हैं। तो या तो वो इधर वाले फोकस पर होगा या फिर वो इधर वाले फोकस पर होगा। अब दिमाग में ये आता है कि यार इनको सेंटर क्यों बोल रहे हैं, सेंटर का मतलब सेंट्रल पॉइंट होना चाहिए, ठीक है। तो इसीलिए इनको सेंटर ना बोलकर फोकस बोला जाता है। फोकस का मतलब क्या है कि इस पॉइंट पर पकड़ के रखिए और इस पॉइंट पर पकड़ के रखिए, इस पर फोकस करो दोनों पॉइंट्स पर, इसको होल्ड कर लो आप। तो ये जो आपका एलिप्स है ये आपका कहीं गिरेगा नहीं, ये किसी भी तरफ को गिरेगा नहीं। सॉलिड फिगर्स की बात है ये। सॉलिड फिगर्स मतलब जो 3 डायमेंशनल फिगर्स होती हैं। तो या तो वो इसके इस फोकस पर रहेगा सर, या फिर इसके इस फोकस पर रहेगा। और जो एलिप्टिकल ऑर्बिट है, जो एलिप्स की शेप है, उस पाथ में जो प्लैनेट्स हैं वो ट्रैवल करेंगे। तो पहला लॉ तो इसका ये था। अब दूसरे लॉ पर आ जाए। ऑनलाइन वालों को क्लियर है बेटा, इतना बताइए? ठीक है, चलिए जी। अब इसके बाद आगे चलते हैं। Kepler's second law states that Kepler's second law states that Kepler's second law states that each planet revolves around the sun in such a way each planet revolves around the sun in such a way that the line joining the planet to the sun, that the line joining the planet the line joining the planet to the sun, that the line joining the planet to the sun sweeps over equal areas sweeps over equal areas
in equal intervals of time. In equal intervals of time. ये ऑनलाइन वालों को बता रहा हूँ बेटा, ये मैंने लिखा है स्वीप्स, SWEEPS। ये पूरा दिखाई नहीं दे रहा होगा, मैं दोबारा लिख रहा हूँ उसको ऊपर, SWEEPS, स्वीप्स। ठीक है, तो अब इसका मतलब क्या है? स्वीप्स का मतलब तो क्या होता है? स्वीप करना, झाड़ू लगा देना, है ना? तो ऐसा ही है कुछ। अभी देखते हैं, डायग्राम बनाएंगे। सब ठीक तो है? आज शांत शांत रहेंगे। आज तुम्हारे दोस्त नहीं आए? अच्छा, तुम राखी कल बनाओगे? तुम भी तुम तो बांधोगे, है ना? तुमने तो आज बना लिया, मैंने भी आज बना लिया, हो गया। ठीक है, तो कल की क्लास होगी। आज की तरह ज़रूरत नहीं है कल मुझे कहीं जाने की, तो और शाम तक आप भी राखी बनाई लेंगे। भाई राखी तो दिन में ही होती है, तो शाम को आ जाओ। ठीक है, हाँ, जब कोई भी जब तो आज भी नहीं आ रहे। चलो आज तो मेरे को लगा सर अब छुट्टी रखी थी इसलिए। अरे आ जाना, कल क्या हो गया चलो कहीं जाना है। देख लेना, अगर मौका लगे तो ऑनलाइन अटेंड कर लेना। मैं असल में जनरली आपको हो सकता है ये लग रहा हो कि आज के दिन बुला क्यों नहीं है, बैठे हुए भी सारे उदास हो। ऑनलाइन भी 3 बच्चे ज़बरदस्ती बैठे हुए हैं। ठीक है, ये नहीं 3 ही, चौथा भी है भाई, 4 है। विश्वेतांक ने अभी ज्वाइन किया है, तो सभी को ये लग रहा हो क्यों कर रहे हैं। असल में क्या है ना कि आज कुछ बच्चों ने छुट्टी मारी है, आज 11 तारीख है, ये सोचकर राखी 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 में पता नहीं, जैसे पता नहीं क्या करते हैं। ठीक है, और कुछ बच्चों की तो मानता हूँ मजबूरी, कोई थोड़ा हो सकता है दूर गए हो अपना बुआ के यहाँ, कोई मामा के यहाँ गया हो। ठीक, अब क्या जिन बच्चों ने आज की छुट्टी मारी है, क्या वो कल आएंगे? क्या वो कल आएंगे? वो कल भी नहीं आएंगे, वो बच्चे कल भी नहीं आएंगे, ये मैं बता रहा हूँ आपको, एक्सपीरियंस से बता रहा हूँ। अमृत ने तो बता दिया, तो अमृत तो पक्का कहीं गया होगा, बाहर गया होगा, है ना? उसका तो समझ में आ गया कि मतलब हो सकता है मामा जी के यहाँ या बुआ जी के यहाँ, जहाँ पर राखी बनवाई जाती है, तो वहाँ पर वो अपना गया होगा। लेकिन जिन्होंने आज की छुट्टी मारी और वो घर पर ही हैं, है ना, वो कल की भी छुट्टी मारेंगे। और आने वाले समय में क्या होगा, फिर सैटरडे में मेरा ना हिलने का मन नहीं करता, तो सैटरडे नहीं, संडे की तो सर आप ऐसे ही छुट्टी कर देते हो। मंडे इंडिपेंडेंस डे है, मेरी भक्ति जाग गई है मेरी। हमारा तो तो इंडिपेंडेंस डे पे स्कूल खुला है। बहुत अच्छी बात है, और ये पता है कुछ सोच समझ कर खोला उन्होंने। सर मुझे इस लग बार रहा है यूपी में सारे बैंक सर सब कुछ खुले हैं Independence बिल्कुल, Day पे। और खुलना भी चाहिए, और खुलना भी चाहिए। और पढ़ाई होगी, सर पता नहीं। पढ़ाई भी होनी चाहिए मेरे हिसाब से। इस तो बार मैं आपको ये बता रहा हूँ, मैं एक खतरा जो है, हालांकि आपको उतना डरने की ज़रूरत नहीं है क्योंकि आपका बोर्ड का एग्ज़ाम नहीं है। ठीक है, सबसे बड़ा खतरा ये है कि कोविड ने बड़ा परेशान करा ना, 2020 में परेशान करा, 2021 में परेशान करा। एक्चुअली असली परेशानी अब आने वाली है, जो जैसे कहते हैं ना किसी भी प्रॉब्लम का जो साइड इफेक्ट होता है, वो साइड इफेक्ट अब आने वाला है, वो मैं आपको बताता हूँ। क्योंकि आप लोगों ने, अब तो नहीं, आपने तो शायद 7th और 8th क्लास में झेला होगा कोविड को, अब 9th में है। तो है क्या कि हमारे पास पढ़ने के लिए 4.5 महीने बचे हुए हैं, पढ़ने के लिए सिर्फ 4.5 महीने बचे हुए हैं। और गाज़ियाबाद के जितने भी स्कूल हैं, मैं जानता हूँ कि यहाँ पर आप ये देख लीजिए कि ये फरवरी के एंड में ना, लास्ट वीक जो होता है उसमें आप लोगों की 10th स्टार्ट करवा देंगे। फरवरी के लास्ट वीक में आपकी 10th स्टार्ट हो जाएगी। इसका मतलब फरवरी के जो इनिशियल 3 वीक्स हैं, इनिशियल 3 वीक्स में आपका रिजल्ट आपका पेपर होकर रिजल्ट भी हाथ में आ जाएगा। इसका मतलब क्या समझ रहे हैं आप? इसका मतलब ये समझ रहे हैं कि 26 जनवरी की छुट्टी नहीं होगी। 26 जनवरी की एक्चुअल में छुट्टी तो होगी, पर आप प्रिपेयर कर रहे होंगे, 27 जनवरी को आपका एग्ज़ाम होगा, फाइनल एग्ज़ाम 9th क्लास का। सुन रहे हैं? घर भी बैठे। इतना क्लियर है ना? अब इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब ये हुआ कि दिसंबर एंड तक आपका सिलेबस कंप्लीट करा देंगे। हमारे तो अभी है सितंबर स्टार्टिंग। अरे तुम्हारे वाले तो बड़े खतरनाक हैं, DPSC वालों को तो छोड़ दो, सर वो पता है। अलग ही चल। तो अब आपको ये बता रहा हूँ कि इसका मतलब क्या हुआ, आधा अगस्त गया ना, सितंबर अक्टूबर नवंबर दिसंबर 4 महीने और आधा ये 4.5 महीने बचे हैं। 9th का सिलेबस 10th से ज़्यादा होता है। तो अगर हम बार बार ये देखने लगे, क्योंकि 15 तारीख है ना, फिर उसके बाद सर आज मैंने फास्ट रखा है, क्यों? क्योंकि जन्माष्टमी है।
तो क्या है कि कुछ ना कुछ ये चीज़ें आती रहेंगी। और 9th से अब आपको ये हो सकता है लग रहा होगा यार ये बड़ा ना खतरनाक टीचर है, ये बड़ी उल्टी बातें कर रहा है, कहता है अगस्त में रक्षाबंधन सबसे मत ज़्यादा मनाओ। छुट्टियाँ होती हैं। हाँ अगस्त में पूरे महीने वैसे भी आप छुट्टियाँ देख लीजिए ना, रहती हैं। आपको हो सकता है ये लगे कि ये नहीं, ये तो यार रक्षाबंधन पर भी बुला रहे हैं, 15 अगस्त पर भी बुला रहे हैं, बुलाऊंगा मैं 15 अगस्त, ये 15 अगस्त पर भी बुला रहे हैं, ये तो जन्माष्टमी पर भी बुला रहे हैं। तो भाई वो सब चीज़ें किस लिए करी जा रही हैं? क्योंकि अल्टीमेटली प्रेशर आप पर आना है। स्कूल चलो मान लो बच्चे बहुत कम जा रहे हैं अभी आजकल स्कूल में, नहीं हो रहा, 15 तारीख के बाद खुलेगा, 16 को खुलते ही वो आपको 4 चैप्टर बता देंगे, ये 4 चैप्टर हमने करा दिए, कब कराए, करा दिए, ये आपके पेपर में आने हैं, वो ये बोल देंगे। समझ रहे हैं? ये होता है, ज़्यादातर स्कूलों में होता तो है। और फिजिक्स अगर में कोई पहले वाले दो और केमिस्ट्री में पहले वाले दो आ रहे हैं हमारे हाफ ईयरली में। तो ज़्यादातर जो बच्चे भी होते हैं, कुछ बच्चे ऐसे भी होते हैं कि कह देते हैं कि नहीं नहीं सर कराया तो आपने, है नहीं, अच्छा नहीं कराया अभी करा, ठीक है, वो आधे घंटे की एक क्लास में कह देंगे हो गया, करा देंगे, 1-2 क्वेश्चन करा देंगे, बाकी सब होमवर्क है करो, हो गया। तो ये जो चीज़ है ये आपको फेस करनी है, ध्यान रखना। 4.5 महीने बचे हैं जिसमें दीपावली भी आएगी, दशहरा भी आएगा, क्रिसमस भी आएगा, 1 महीने का प्रदूषण भी आएगा। प्रदूषण भी आता है ना, प्रदूषण, अच्छा वो तुम्हें नहीं पता होगा, तो पता चलेगा इस बार, ठीक है। हर बार यहाँ पर दिल्ली एनसीआर में एक्सट्रीम पॉल्यूशन हो जाता है, तो उसकी वजह से 10-15 दिन स्कूल बंद होता है। और जब ऑनलाइन मोड में क्लासेस जाती है ना, तो सिलेबस जो है ना वो 4 गुनी रफ्तार से दौड़ता है, ठीक है, भागता चला जाता है, और स्टूडेंट्स अनम्यूट भी नहीं कर पाते अपने आप को, तो भागता है बड़ी तेजी से। और अनम्यूट करेंगे तभी तो बोलेंगे कि सर ये तो समझ में ही नहीं आया, सर ये क्या 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 हो क्या रहा है ये, है ना, तो वो कुछ हो ही नहीं पाता। तो इसलिए मैं ये कह रहा हूँ कि जो आप लोग ट्यूशन पढ़ रहे हैं वो इसीलिए तो पढ़ रहे हैं कि भाई सिलेबस आपका टाइमली ख़त्म हो, तो आप भी ये कहें कि हाँ भाई मेरी तैयारी पक्की है, मैं कॉन्फिडेंस के साथ एग्ज़ाम देने जाऊँगा। तो उस चीज़ के लिए भाई मैं छुट्टियाँ कम से कम करूँगा, क्योंकि आप देख रहे हैं मौसम भी ख़राब चल रहा है भाई, कभी कभी तबीयत भी ख़राब हो जाती है लोगों की। अब मान लो किसी दिन मेरी तबीयत ख़राब हो जाए, सर 2 दिन की तो रक्षाबंधन की छुट्टी कर दी, 1 दिन की 15 अगस्त की छुट्टी कर दी, 1 दिन की जन्माष्टमी की छुट्टी कर दी, अब आप बीमार पड़ गए, सर मैं पढ़ूंगा कब, मेरा रिजल्ट कब होगा? तो कुल मिलाकर ये है कि हमारा जो रिज़ल्ट है हमारे सिलेबस पर ही डिपेंड करता है। तो आप लोग अब 9th में हैं, तो 9th से 12th वाले बच्चों को तो भैया मैं एक बेसिक रूल बताता हूँ, घर में गेस्ट आ रहे हैं, कोई बात नहीं, अंकल नमस्ते, आंटी नमस्ते, 5 मिनट बैठो, उसके बाद कह दो मेरे एग्ज़ाम्स है, मुझे पढ़ना है, अपना बैठो रूम में जाकर पढ़ाई करो। ये जो चीज़ है ना, पढ़ाई को थोड़ा सा एंजॉय करना सीखो, करेंगे तो अच्छा लगेगा, रिपीटेडली करना पड़ेगा। ऐसा नहीं होना चाहिए कि मतलब मैं 5 दिन हो गए, 6 दिन हो गए, 1 हफ्ता हो गया, मैं कह रहा हूँ यार कॉपी दिखा दो, होमवर्क दिखाया नहीं, ये नहीं होना चाहिए, पीछे नहीं पढ़ना पड़ेगा। ऐसा ना हो पापा पीछे पढ़ रहे हैं, मम्मी पीछे पढ़ रही हैं, है ना, तो बार बार डांट रहे हैं, ये नहीं होना चाहिए। अगर कहा जा रहा है कि भैया आप काम करिए तो करिए, ठीक है ना। अब उसमें आप खुद करके देख लो, 2 दिन का एक टेस्ट लेकर देख लो, खुद के ऊपर टेस्ट करा गया, टेस्ट जो है वो एक्सट्रीमली सक्सेसफुल होता है। 2 दिन का एक छोटा सा टेस्ट है, वो छोटा सा टेस्ट बस इतना है कि मेरा मन नहीं करेगा पढ़ने का, मेरा मन करेगा कि मैं जो है मोबाइल लेकर बैठ जाऊँ, मेरा मन करेगा मैं लैपटॉप खोल लूँ, मैं परिवार को ये दिखाऊँ कि मैं पढ़ाई कर रहा हूँ, लेकिन उस पर ज़बरदस्त तरीके से मेरी गेमिंग चलेगी, ठीक है, मोबाइल पर मेरे ग्रुप्स बन जाएंगे फ्रेंड्स के, आ जा भाई आ जा, BGMI तब गोलियाँ चल रही हैं, ठीक है। तो वो जो सारी चीज़ें हैं, वो सारी चीज़ें आपको बार बार रोकेंगी, लेकिन आपको 2 दिन का प्रॉमिस करना है अपने आप से कि मैं 2 दिन सिर्फ पढ़ाई करूँगा, मैं इन चीज़ों की तरफ नहीं जाऊँगा। तो उस 2 दिन के बाद जो आप आउटपुट देखोगे ना, जो अपने अंदर कॉन्फिडेंस का एक लेवल देखोगे, वो अलग ही होगा। और उसके बाद तीसरे दिन आपका खुद से मन करेगा कि भाई मैं पढ़ूँ, और रिजल्ट अच्छा आएगा। तो यार जो पेरेंट्स की चिकचिकबाजी है ना, कई बार लगता है हर टाइम यार चिक 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 क्या है, मेरे पीछे ही पड़े रहते हैं, तो वो ख़त्म हो जाएगी चीज़, वो ख़त्म हो जाएगी, वो भी नहीं टोकेंगे, वो भी उल्टा तारीफ़ करेंगे, बल्कि कुछ दिन के लिए तो ऐसा हो जाएगा कि वो चुप हो जाएंगे, कहेंगे बेटा तेरी तबीयत तो ठीक है, सब सही तो है ना। तो ऐसा करके देखिए, और ये करना पड़ेगा, अब नहीं करेंगे ना तो ये 5-6 महीने बाद की बात है, जब 10th में आ जाएंगे तब करेंगे। क्यों? क्योंकि सिर्फ पेरेंट्स नहीं, तब आपको पूरी सोसाइटी के ताने सुनने पड़ेंगे, 10th में है जी इस बार तो लड़का, है ना। अब देखेंगे रिजल्ट क्या है। रिजल्ट वाले दिन बच्चे मोबाइल अपना स्विच ऑफ कर लेते हैं। क्यों? क्योंकि पता है ना पेरेंट्स से ज़्यादा बाकी लोग रिजल्ट पूछते हैं। तो थोड़ा ध्यान रखिए, मेरा कहने का बस मतलब इतना ही है
कि ये जितनी भी चीज़ें हैं ये बहुत, ये आपने 8th क्लास तक आपने ये सारे त्यौहार व्यवहार मना लिए यार, अब पढ़ना है, अब पढ़ना है, कुछ करना है। चलिए, कैप्लर सेकंड लॉ स्टेट्स दैट, तो आपको क्या करना है, इसी तरीके का ऑर्बिट बना लेना। एक ऑर्बिट बना लिया हमने इस तरह का, और फिर हमने कहा कि वही एक फोकस पर सन है, तो मान लीजिए इस वाले फोकस पर सन, इसको बोल दिया F1। दो मिनट रुक जाइए भाई ऑनलाइन वाले, इधर ना जरा लाइट चली गई है। क्लास नहीं चल रही है। हाँ नहीं चल रही है ना। किसी के पास मोबाइल फ़ोन है? मेरे ही पास है। इस पर क्या कुछ वॉलपेपर बना हुआ आता है क्या वॉच पर? मोबाइल फ़ोन से कनेक्ट हो जाती है वो वाली वॉच है ना? स्टेप्स वगैरह वो सब किस में आते हैं? क्या क्या क्या? तुम्हारी आवाज़ नहीं आ रही है बेटा इधर, बस 2 मिनट रुक जाओ, लाइट गई हुई है, अभी लाइट आती ही होगी। वाईफाई तो बंद हो गया होगा, क्लास कैसे चल रही अरे वाईफाई चालू है। है? लाइट आने पे तो बंद हो जाता है। नहीं मैंने पावर बैकअप लगाया उसमें छोटा वाला, ये वाला नहीं है तो थका हुआ है जियो का, बंद कर दिया इसको मैंने, वो उधर लगा हुआ है, वो देखो वो साइड में ब्लैक दिखाई दे रहा है, ब्लैक से चीज दिखाई दे रही है, पावर बैकअप होता है। सारा काम उनका तो पूरा वो आईटी वाले हैं ना, वो तो आईटी वालों का तो सारा काम अटक जाता है, लाइट जाती है। बड़ा मुश्किल से मिला था ये, लॉकडाउन में मंगवाया था मैंने, मिल ही नहीं रहा था, बहुत दिनों के बाद मिला था। चलिए अब क्या होता है कि अगर मान लीजिए प्लैनेट यहाँ पर है, मान लो प्लैनेट यहाँ पर है, तो और ये सन है, तो अब आप क्या करिए कि ये जो प्लैनेट है, प्लैनेट को ना थोड़ा सा छोटा बना, ये तो प्लैनेट यहाँ से यहाँ तक आया मान लो, तो एक बार सेंटर से इस पॉइंट को ज्वाइन करो, एक बार सेंटर से इस पोजीशन को ज्वाइन करो, और बीच में जो एरिया इसने स्वीप करा है, एरिया स्वेप्ट, उसको शेड कर दो। ये एरिया उसने स्वीप करा, ठीक है? हाँ बोलो ना। हाँ अच्छा ओके। यहाँ पर प्लैनेट है, फिर मतलब प्लैनेट तो घूमते हुए आ रहा है ना ऐसे इधर, तो यहाँ से और यहाँ तक आया। अब आप ये मान लो कि प्लैनेट यहाँ से और यहाँ तक गया, यहाँ से यहाँ तक जाने में उसको मान लो लगा टी, और एस का मतलब क्या, सेकेंड्स, टी सेकेंड्स, कुछ भी 10 सेकेंड, 12 सेकेंड, 15 सेकेंड, कुछ भी। हमने ये कहा कि उतना ही टाइम जब प्लैनेट यहाँ पर था तो हमने यहाँ से स्टॉप वॉच ऑन कर लिया और हमने देखा कि टी सेकेंड्स में अब प्लैनेट यहाँ से यहाँ पहुँच गया, तो इसको सेंटर से ज्वाइन करो, इसको सेंटर से ज्वाइन करो, और ये एरिया निकालो।
ठीक है, इधर भी जो हमने टाइम लिया, इधर भी टाइम इक्वल लिया t सेकंड्स। तो वही बोल रहा है वो कि ईच प्लैनेट रिवॉल्व्स अराउंड द सन इन सच अ वे दैट द लाइन जॉइनिंग द प्लैनेट टू द सन, लाइन जॉइनिंग द प्लैनेट टू द सन स्वीप्स ओवर इक्वल एरियाज इन इक्वल इंटरवल्स ऑफ टाइम। तो टाइम t में उसने जितना एरिया स्वीप करा उतना ही टाइम t में यहाँ पर भी वो एरिया स्वीप करेगा। समझ गए? तो ये क्या होता सेकंड हुआ सर वो प्लैनेट्स होते हैं अपने ऑर्बिट में रहते कैसे, मतलब जो ग्रेविटेशन की वजह से। नहीं वो तो ठीक है, बट ग्रेविटेशन के जैसे जो प्लैनेट्स लाइक जो जैसे सैटेलाइट है तो जो अर्थ जो फोर्स लगाती है ग्रेविटेशनल फोर्स की तरह, बट कुछ तो वो मून भी फोर्स कुछ लगाता होगा ना काउंटर एक्ट करने के लिए, तो क्या एक्चुअल में क्या होता है कि हम सन की ही बात करते रहते हैं बार बार, सन के चारों तरफ प्लैनेट्स रिवॉल्व कर रहे हैं, सन के चारों तरफ कर रहे हैं। उसका एक रीज़न है कि यूनिवर्सल ट्रुथ ये माना गया है कि जो सन है, सन में से जो वेव्स निकलती हैं वही अल्टीमेट सोर्स ऑफ एनर्जी है। अगर सन नहीं है तो किसी भी तरीके की लाइफ अर्थ पर तो पॉसिबल ही नहीं है। ठीक है, तो ये बोला गया कि सन जो है वो अल्टीमेट सोर्स ऑफ एनर्जी है, तो सन से ज़्यादा फोर्स कोई नहीं लगाता, सन से ज़्यादा फोर्स कोई नहीं लगाता। हमने ये कहा कि भाई सन अगर फोर्स लगा रहा है मान लीजिए अर्थ पर, तो जितनी फोर्स सन लगा रहा है लगभग उतनी फोर्स अर्थ भी लगा रही है। तो लाइक कैसे कुछ तो कर रहा होगा ना चीज़, कैसे क्या कर रहा है? सन कुछ कर रहा होगा, नहीं अर्थ कुछ कर रही होगी ना। हमने ये कहा कि ये सन है और सन का मास है M1। हमने ये बोला कि ये अर्थ है, अर्थ का मास है M2, सन का मास M1, अर्थ का मास M2। अब हमने इन दोनों के बीच में फोर्स ऑफ अट्रैक्शन निकाला। तो जो भी फोर्स ऑफ अट्रैक्शन निकलेगा, ये दोनों चीज़ें बैलेंस इसी वजह से हैं क्योंकि दोनों जो फोर्स लगा रहे हैं वो बराबर लगा रहे हैं। ठीक है, दोनों जो फोर्स लगा रहे हैं बराबर लगा रहे हैं। मतलब सन कह रहा है कि मैं यहाँ से हिलूंगा नहीं, मैं तेरे को खींचूंगा अपनी तरफ, अट्रैक्ट करूँगा। ठीक है, अर्थ कह रहा है मैं नहीं हिलूंगा अपनी तरफ से, मैं तेरे को खींचूंगा। तो सन अगर उसको 10 न्यूटन बहुत छोटी फोर्स होती है, एग्जाम्पल सन अगर उसको 10,000 न्यूटन की फोर्स से खींच रहा है तो अर्थ भी उसको 10,000 न्यूटन की फोर्स से खींच रही है, तो दोनों के बीच का डिस्टेंस कॉन्स्टेंट है। जैसे मर्क्यूरी का एग्जांपल है, उसका मास भी नहीं है और सन की तो वैसे ही मास भी नहीं है मरकरी तो मतलब बहुत कम है सन की कंपैरेटिवली। वो उससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा ना। जब हम बोलेंगे कि फोर्स जो है, फोर्स तो दोनों के प्रोडक्ट का मासेस है, दोनों के जो मासेस का प्रोडक्ट है। तो दोनों के जो हमने मासेस ले लिए उनका हमने प्रोडक्ट निकाल लिया। तो इसका मतलब उन दोनों को मल्टीप्लाई करके जो फोर्स आई वही इक्वल फोर्स है जो सन भी अर्थ पर लगाएगा और अर्थ भी सन पर लगाएगा, जो सन भी मरकरी पर लगाएगा और मरकरी भी सन पर बट सन ज़्यादा लगाएगा ना इसकी ग्रेविटेशन। भाई ऐसा नहीं होता। अब आप ये देखिए कि अगर सन ज़्यादा लगाएगा फोर्स तो फिर तो मरकरी आके सन भी चिपक जाना चाहिए। भाई मरकरी से ज़्यादा लगा रहा है वो, सोचो कि सन ने लगाई 10 न्यूटन की फोर्स और मरकरी ने लगा रही मान लो 8 न्यूटन की फोर्स, तो 2 न्यूटन फोर्स ज़्यादा हो गई तो वो 2 न्यूटन की रिजल्टेंट फोर्स से खींच लेगा, मरकरी आके चिपक जाएगा उसमें। समझ गए? तो हमेशा जो फोर्स होता है वो फोर्स हमेशा से होता है। फॉर एग्जाम्पल हम खेल रहे हैं, क्रिकेट खेल रहे हैं, अभी क्रिकेट खेल रहे हैं, हमने कहा यार और तो इतनी बड़ी है कि पूछो मत, 6 × 10⁻24 किलोमीटर उसका रेडियस है, बहुत बड़ी है। ठीक है, अच्छा अब उसके बाद हमने कहा कि जो बॉल है, क्रिकेट की जो बॉल है, क्रिकेट की बॉल नन्ही सी जरा सी, उसका रेडियस कितना है? वो 6 × 10⁻24 किलोमीटर। क्यों हंस रहे हो, क्या हो गया? मैं जो इतनी बड़ी बोल रहा हूँ उसको हंसी आ रही है। चलिए, तो हमने कहा कि अर्थ तो बहुत बड़ी है और बॉल तो उसके सामने चींटी के बराबर कुछ है ही नहीं। तो यार जो अर्थ है वो तो इतनी फोर्स लगा देगी बॉल पर कि बॉल तो जो धरती है, जो अर्थ है, अर्थ की सरफेस को फोड़ती हुई और सीधा उसके सेंटर पर जाकर टकराएगी। वो नॉर्मल फोर्स लगा देना, वो जो ग्राउंड है तो दोनों ऑब्जेक्ट ही। हाँ फिर वही बात, बताओ समझे कि नहीं समझे? तो फिर तो धाड़ एकदम टकरा जाएंगे सब, नहीं समझे? तो जितनी फोर्स अर्थ लगा रही है उतनी ही फोर्स बॉल भी लगा रही है, तभी दोनों के दोनों चुपचाप पड़े हुए हैं। ठीक है, क्योंकि टग ऑफ वॉर का जो मैच है वो टाई हो गया। नहीं तो एक जना ज़्यादा फोर्स से खींचेगा, दूसरा जना खींचता हुआ चला जाएगा, गिरेगा जाके अलग। समझ गए? ठीक है, नहीं समझे अभी तक? अभी तक समझे नहीं, पता है क्या? क्योंकि ये मेंटल ब्लॉक है। मैंने दिमाग में सोच लिया कि जो मैं सोच रहा हूँ वही ठीक है। नहीं ऐसा नहीं, समझ सुन रहा हूँ मैं,
मेरी बात सुनो, क्या है कि मैं दोबारा बताता हूँ आपको, जो फोर्स है वो फोर्स क्या करती है, जब हमने न्यूटन का थर्ड लॉ ऑफ मोशन भी कर लिया, तो अर्थ पर कोई भी चीज़ अगर मोशन में दिखाई दे रही है या एटमॉस्फेयर में कोई भी चीज़ अगर मोशन में दिखाई दे रही है, तो इसका मतलब क्या है कि वहाँ पर कुछ ना कुछ अनबैलेंस्ड फोर्सेस हैं। ठीक है, अगर मान लीजिए मैं चुपचाप खड़ा हुआ हूँ यहाँ पर, तो इसका मतलब क्या है कि जो मतलब मेरी फोर्स है, और मेरी फोर्स कौन सी है, जो मेरा वेट है, वेट को फोर्स ही बोलते हैं, वेट की यूनिट जो है वो न्यूटन होती है। उतना ही रिएक्शन अर्थ भी लगा रहा है, जो सरफेस है सरफेस पे उतना ही रिएक्शन लगा रहा है, तभी हम चुपचाप खड़े हुए हैं, नहीं तो हम गिर जाते नीचे, नहीं तो अर्थ हमको खींचती चली जाती है, हम भी पाताल में पहुँच जाते हैं। समझ रहे हैं? तो ये दोनों फोर्सेस जो हैं ये एक दूसरे को बैलेंस करते हैं। और वहीं अगर ये दिखाई दे कि नहीं अब मैं दौड़ रहा हूँ, तो अगर मैं दौड़ रहा हूँ तो इसका मतलब क्या है कि फ्रिक्शन जितनी फोर्स लगा रहा है, अब मैंने उससे ज़्यादा फोर्स लगा रखी है, तभी मैं घूम रहा हूँ। सर जैसे एट द सेम टाइम लाइक अरे तुम सोचना कोई भी एग्जांपल ऐसा मिलेगा नहीं। अब जो भी आप मोशन का एग्जांपल लोगे, कि मोशन हो रहा है लगातार, वो जो मोशन का आप एग्जांपल दोगे, वो मोशन में कहीं ना कहीं अनबैलेंस्ड फोर्सेस हैं। ठीक है, तो अनबैलेंस्ड फोर्सेस हैं, तभी जो प्लैनेट्स हैं वो सन के चारों तरफ रिवॉल्व कर रहे हैं, नहीं तो वो करते भी नहीं। अब वो खुद की तरफ आ जाना चाहिए उसको। सर जैसे जैसे जो अर्थ है वो ग्रेविटेशनल फोर्स लगा रही है, एट द सेम टाइम वो नॉर्मल फोर्स भी लगा रही है। नॉर्मल फोर्स कौन सी होती है? परपेंडिकुलर फोर्स। हाँ सर, जो एक जो ग्राउंड लगा रही है तभी तो आप जाते हो अरे अर्थ है, अर्थ इस पर एक नॉर्मल फोर्स लगा रही है, वो ग्रेविटेशनल फोर्स ही तो है, और क्या है? सर बट इसमें नॉर्मल फोर्स नहीं लग सकती, इसमें सर कोई और फोर्स लगा रहा होगा अर्थ की तरफ, तभी तो बैलेंस हो रहा है। क्यों नहीं लग सकती ना इसमें नॉर्मल फोर्स? कोई और क्या लग सर रहा है? नॉर्मल फोर्स सरफेस से तभी लगती है ना। अच्छा, तो सरफेस पर नहीं लगी है, सरफेस पर टेंजेंट बनेगा, और टेंजेंट पर जो ये लाइन डलती है इसी को नॉर्मल बोलते हैं। लाइक सरफेस कांटेक्ट में भाई ये बार बार चेंज होता रहेगा, और जिस पॉइंट पर आप निकालोगे उसी पॉइंट पर आपको टेंजेंट डालना है। हमें तो ये मालूम है कि कर्व सरफेस पर तो कभी नॉर्मल ड्रॉ कर ही नहीं सकते, तो कर्व सरफेस पर लेकिन नॉर्मल ड्रॉ करे जाते हैं, तो वो उसके टेंजेंट पर करे जाते हैं हमेशा। ठीक है, ये चीज़ डिटेल में करोगे आप इस चैप्टर में नहीं, आज भी नहीं, 10th में भी नहीं, 11th में ये ग्रेविटेशन वाला चैप्टर डिटेल में। तो वहाँ पर अर्थ लो, मून लो, सन लो, कुछ भी लो, तो उस पर आपको क्या करना होगा, उस पर आपको बार बार टेंजेंट बनाना होगा। टेन थीटा और टेंजेंट वैसे मान लिया कि एक ही बात होती है, लेकिन टेंजेंट इज अ स्ट्रेट लाइन जो कि सिर्फ एक पॉइंट पर टच करते हुए निकलती है, नॉट ओनली सर्कल, किसी भी कर्व सरफेस पर। ठीक है, तो इसमें बिल्कुल कंफ्यूज मत होइए, जितनी फोर्स कोई एक बॉडी लगा रही है उतनी ही फोर्स कोई दूसरी बॉडी भी लगा रही है। ठीक है, तो फिर आज इतना ही कर लेते हैं, कल मिलेंगे। कल क्लास लूँगा मैं, पहले बताऊँगा, अब हंसना आराम से।